जय हिंद साथियों। आज का अपना टॉपिक है वायुदाब। सबसे पहले हम जानते हैं कि वायुदाब क्या है, तो हम इसको सामान्य अर्थ में समझने की कोशिश करते हैं। सामान्य अर्थ में वायुदाब किसी सतह पर डाला गया वायु का दाब ही वायुदाब है। अब हम देखते हैं वायुदाब मापन के उपकरण। वायुदाब का मापन कौन कौन से उपकरणों से किया जाता है। उपकरणों में हम सबसे पहले देखते हैं एनेरोइड बैरोमीटर। एनेरोइड बैरोमीटर को हम हिंदी में निरद्रव्य वायुदाब मापी कहते हैं। वायुदाब मापन के उपकरणों में अगला उपकरण है फोर्टेन बैरोमीटर। फोर्टेन बैरोमीटर को हम हिंदी में पारद वायुदाब मापी कहते हैं। अगला उपकरण है बैरोग्राफ, जिसे हिंदी में हम दाबलेखी कहते हैं। जय हिंद साथियों। आज का अपना टॉपिक है वायुदाब। सबसे पहले हम जानते हैं कि वायुदाब क्या है, तो हम इसको सामान्य अर्थ में समझने की कोशिश करते हैं। सामान्य अर्थ में वायुदाब किसी सतह पर डाला गया वायु का दाब ही वायुदाब है। अब हम देखते हैं वायुदाब मापन के उपकरण। वायुदाब का मापन कौन कौन से उपकरणों से किया जाता है। उपकरणों में हम सबसे पहले देखते हैं एनेरोइड बैरोमीटर। एनेरोइड बैरोमीटर को हम हिंदी में निरद्रव्य वायुदाब मापी कहते हैं। वायुदाब मापन के उपकरणों में अगला उपकरण है फोर्टेन बैरोमीटर। फोर्टेन बैरोमीटर को हम हिंदी में पारद वायुदाब मापी कहते हैं। अगला उपकरण है बैरोग्राफ, जिसे हिंदी में हम दाबलेखी कहते हैं। अब हम पृथ्वी की सतह पर वायु के बाल का अध्ययन करते हैं। यह पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह पर वायु का जो ऊर्ध्वाधर भाग डाला जाता है उसे हम वायुदाब कहते हैं। सतह पर इकाई क्षेत्रफल पर ऊर्ध्वाधर वायु द्वारा डाले गए भार का मापन किया जाए तो यह भार आता है पृथ्वी की सतह पर 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेमी। मतलब कि वायु के द्वारा जो वायु का जो कॉलम होता है उसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर जो भार डाला जाता है
उसका यदि हम मापन करते हैं तो वह आता है 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेमी। इसे ही हम यदि किलोग्राम में मापे तो 1.034 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी। इसे हम यदि पौंड में मापे 14.7 पौंड प्रति वर्ग इंच। अब यदि हम इसकी तुलना पारे की वाष्प से करें तो जो ये 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेमी जो बाहर आता है वह है, इसकी तुलना हम पारे की ऊंचाई से करते हैं तो यह बार 76 सेमी पारे की ऊंचाई के बराबर होता है। चलिए सब लोग यह जो वायु के ऊर्ध्वाधर कॉलम की ऊंचाई का जो भाग है वह 760 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई के बराबर होता है। या 29.92 इंच पारे की ऊंचाई के बराबर होता है। जैसा कि हम देखते हैं वायु का भार काफ़ी हल्का होता है और पारे का भार ज़्यादा होता है। तो जो वायु के जो कॉलम का जो पृथ्वी की सतह पर जो भार है वह बहुत ही कम होता है और पारे का वजन ज़्यादा होता है, पारा भारी होता है तो इसका भार ज़्यादा होता है। अब यदि समुद्र तल पर हम वायुदाब का मापन करें तो समुद्र तल पर औसत वायुदाब देखें तो समुद्र तल पर औसत वायुदाब है 1013.25 मिलीबार। अब हम आगे देखते हैं वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला जो कारक लेते हैं वह है तापमान। तापमान और वायुदाब में उल्टा संबंध पाया जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब वायुदाब और तापमान में संबंध कैसा है? उल्टा। वायुदाब व्युत्क्रमानुपाती तापमान, इसको हम इस माध्यम से समझ सकते हैं। इसको हम समझते हैं कि तापमान वायुदाब के व्युत्क्रमानुपाती कैसे है या तापमान वायुदाब को कैसे प्रभावित करता है। जैसे हम ये पृथ्वी की सतह है, इस सतह पर ये वायु के कारण है। अब यदि इस स्थान पर ताप बढ़ाया जाता है तो वायु हल्की होकर संवहन के वेग के रूप में ऊपर उड़ती है। वायु के संवहन के वेग के रूप में ऊपर उठने के कारण जो यहाँ कणों की सघनता है वह कम हो जाती है, जिससे यहाँ वायुदाब कम हो जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाता है वायु हल्की होकर संवहन के वेग के रूप में ऊपर उठती है, जिससे वायुदाब कम हो जाता है। आगे हम इसको समझे
ये पृथ्वी की सतह है, इसके ऊपर तापमान कम किया जाता है तो जो ये वायु के कण है ये पास पास आते हैं, वायु का घनत्व बढ़ता है, तो वायुदाब में वृद्धि होती है, वायुदाब अधिक हो जाता है। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों में अगला कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। सर्वप्रथम पास्कल ने इसके बारे में जानकारी दी कि वायुमंडल में हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे वायुदाब में कमी आती जाती है। लेकिन जो वायुदाब में जो कमी होती है, सतह से हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब में जो होने वाली कमी है वह है समान दर से नहीं होती, मतलब वायुदाब के जो गिरने की दर है वह समान नहीं होती है। इसमें वायुदाब में गिरावट असमान रूप से देखी जाती है। जैसे हम सतह से ऊपर वायुमंडल में 10 मीटर की ऊंचाई पर चलते हैं तो वायुदाब में 1 मिलीबार की गिरावट देखने को मिलती है, और यदि हम 300 मीटर या लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर चलते हैं तो वायुदाब में 34 मिलीबार की गिरावट देखने को मिलती है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि मतलब वायुदाब में जो ऊपर की ओर हम चलते जाते हैं, वायुदाब में की जो दर में जो गिरावट आती है वह दर समान नहीं होकर असमान है। फिर हम 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलते हैं तो वायुदाब में जो गिरावट है लगभग वायुदाब वहाँ आधा रह जाता है, मतलब 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो सतह पर जो वायुदाब पाया जाता है उससे आधा वायुदाब पाया जाता है। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों में अगला कारक है, तीसरा कारक है जलवाष्प। आगे हम समझते हैं कि जलवाष्प वायुदाब को कैसे प्रभावित करती है। इसमें हम देखते हैं शुष्क वायु। शुष्क वायु कैसी होती है? बारी। एक होती है आर्द्र वायु। आर्द्र वायु हल्की होती है। शुष्क वायु भारी होने के कारण नीचे बैठती है, तो इसमें यहाँ वायुदाब अधिक पाया जाता है। आर्द्र वायु हल्की होकर ऊपर उठती है, यहाँ वायुदाब कम देखने को मिलता है। आर्द्र वायु हल्की होकर ऊपर उठती है तो वायुदाब में गिरावट आती है। शुष्क वायु भारी होने के कारण नीचे बैठती है तो वायुदाब में वृद्धि होती है। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों में अगला कारक है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति वायुदाब को कैसे प्रभावित करती है? जैसे हम पृथ्वी पर देखते हैं, तीस से 35 अक्षांशों पर वायु का अवतलन होता है। दोनों गोलार्ध में 30 से 35 अक्षांशों पर का अवतरण 60 से 65 अक्षांशों पर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वायु का उत्थान होता है। तो जहाँ मतलब 30 से 35 अक्षांशों पर वायु का अवतरण होता है वहाँ उच्च वायुदाब पाया जाता है, और 60 से 65 अक्षांश के बीच जहाँ वायु का उत्थान होता है वहाँ निम्न वायुदाब देखने को।
अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी पर या ग्लोब पर बनने वाली वायुदाब पेटियां। ग्लोब पर कुल 7 वायुदाब पेटियां बनती हैं। इन वायुदाब पेटियों के बनने का कारण एक तो है सूर्य का तापमान और दूसरा है पृथ्वी की घूर्णन गति। इन दोनों कारणों से पृथ्वी पर ये 7 वायुदाब पेटियां बनती है। पृथ्वी पर बनने वाली वायुदाब पेटियां स्थायी है। तो हम अब बनाते हैं मुख्य वायुदाब पेटियां, जो 7 वायुदाब पेटियां बनती। 0 डिग्री भूमध्य के क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ तापमान उच्च देखने को मिलता है। तापमान उच्च होने के कारण यहाँ वायु गर्म होती है और गर्म होकर मतलब 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री एन से लेकर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह वायु के ऊपर उठने का कारण है तापमान। तापमान के कारण वायु संवहन क्रिया के रूप में ऊपर उठती है और ऊपरी वायुमंडल में 36 पवनों के रूप में उठती है और फिर दोनों गोलार्धों में 30 से 35 अक्षांशों के ऊपर वायु नीचे गिरती है। 30 से 35 उत्तरी अक्षांश, 30 से 35 दक्षिणी अक्षांश। तो यहाँ तो क्या होता है, वायु का मतलब 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक वायु का उत्थान, और 30 से 35 अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में वायु का होता है अवतरण। यहाँ भी है। यहाँ जो वायु ऊपर उठती है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, यहाँ जो वायु के उठने का जो कारण है वो है तापमान। और 30 से 35 अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में वायु नीचे बैठती है, मतलब वायु का जो अवतरण होता है उसमें कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। यहाँ भी पृथ्वी की इसके बाद 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में वायु पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ऊपर उठती है। और फिर ऊपरी वायुमंडल में 36 पवनों के रूप में मुड़ती है। तो 30 से 35 अक्षांशों के ऊपर इस वायु से टकराकर यह नीचे की ओर बैठती है, मतलब 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर वायु का अवतरण होता है। जो वायु 60 से 65 डिग्री अक्षांशों से उड़ती है ऊपरी वायुमंडल 36 पवनों के रूप में चलती है और 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में दोनों गोलार्ध में नीचे बैठती है। उसी प्रकार से यहाँ वायु का उत्थान होगा 60 से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के बीच, और फिर वायु ऊपरी वायुमंडल में 36 पवनों के रूप में चलेगी, फिर यहाँ वायु का अवतरण होगा।
यहाँ वायु का हो रहा है उत्थान, यहाँ भी वायु का हो रहा है उत्थान। यहाँ से कुछ वायु इधर मुड़ती है और ध्रुव के निकट 90 डिग्री पर नीचे बैठती है। इस भी दोनों गोलार्ध में यह है, इधर भी यहाँ मुड़ती है ऊपरी वायुमंडल में और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर नीचे बैठती है। यहाँ जो वायु का जो अवतरण होता है वो होता है मतलब यहाँ ध्रुवों पर तापमान कम पाया जाता है, लेकिन न्यूनतम तापमान के कारण ये वायु नीचे बैठती है और यहाँ पर वायुदाब उसे देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं आगे, यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो तापमान उच्च होता है, तो वायुदाब, तो यहाँ वायुदाब कैसा होता है, लो, तो लो प्रेशर बनता है। यहाँ वायु का अवतरण हो रहा है 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में, जहाँ यहाँ जो वायुदाब पेटियाँ, इन वायुदाब पेटी में वायु का अवतरण हो रहा है, तो वायु का अवतरण होता है तो यहाँ वायुदाब कैसा बनेगा, हाई प्रेशर। यहाँ अवतरण होने में कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति, तो यहाँ भी ये होगा हाई प्रेशर, यहाँ भी अवतरण होगा वायु का पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। यहाँ पर वायु का उत्थान हो रहा है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, तो यहाँ वायुदाब होगा लो प्रेशर, यहाँ भी लो प्रेशर। यहाँ तापमान के न्यून तापमान के कारण वायु का अवतरण होगा, तो यहाँ हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, यहाँ भी हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। अब इनमें मतलब धरातल पर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं, तो यहाँ हवा चलेगी मतलब यहाँ उच्च वायुदाब, हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, तो हवा चल जाएगी मतलब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। यहाँ भी हवा चलेगी, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो ये पूरा जो सर्किल बनता है, ये एक सेल बन जाती है यहाँ पर, और इस सेल को हम बोलते हैं हेडली सेल। ये भी है हेडली सेल। अब हम देखते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये कोशिकाएं बनती जाएंगी, मतलब यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यहाँ हवाएं चलती है। यहाँ हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो यहाँ ये हवा चलेगी। यहाँ भी हम देखते हैं हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो इससे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है। यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है। हेडली सेल के बाद में जो आगे जो वायु परिसंचरण कोशिका बनती है उसे हम फेरल के नाम से जानते हैं। ये भी दोनों गोलार्ध में बनती है। आगे जो ध्रुव के निकट जो कोशिका बनती है इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका। अब हम देखते हैं कि मतलब जो वायुदाब पेटियों में जो पवन चल रही है, जो हवाएं चल रही है, उनमें कहाँ अभिसरण हो रहा है और कहाँ अपसरण हो रहा है। तो यहाँ देखो मतलब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चल रही है, इधर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चल रही है, तो यहाँ हो रहा है हवाओं का अभिसरण। अभिसरण का मतलब दोनों ओर से हवाएं टकरा रही है। यहाँ गर्म होकर ऊपर उठती है तो वायु दोनों ओर मुड़ जाती है, दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो यहाँ वायु का देखने को मिलेगा हमें अपसरण। नीचे धरातल पर यहाँ हो रहा है अभिसरण और ऊपरी वायुमंडल में हो रहा है अपसरण। उसे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ दोनों दिशाओं में विपरीत दिशाओं में हवा चल रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, वायु का अपसरण। इसके विपरीत ऊपरी वायुमंडल में देखते हैं तो यहाँ अभिसरण। उसे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ दोनों ओर से वायु आ रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो यहाँ क्या हो रहा है, अभिसरण। यहाँ हो रहा है और यहाँ भी अपसरण।
यही सर। अब हम इन वायदा पेटियों को ग्लोब पर बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ से जो सूर्य की यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो यहाँ से हवा ऊपर उठती है और दोनों गोलार्धों में 30 से 35 अक्षांशों के बीच 30 से 35 अक्षांश उत्तरी अक्षांश, 30 से 35 दक्षिणी अक्षांश वायु नीचे बैठती है। यहाँ से हवा भूमध्य रेखा के चतुर्भुज पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सीधी पड़ने के कारण वायु गर्म होती है। वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और ये हवा इधर मुड़ती है। तो 30 से 35 अक्षांश के बीच दोनों गोलार्ध में हवाएं नीचे बैठती है। ये 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ये हवाएं नीचे बैठती है। आगे हम देखते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच वायु ऊपर उठती है। ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 से लेकर 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी गोलार्ध में 60 से लेकर 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहाँ से हवा सीधे ऊपर उठती है और 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच वायु पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ऊपर उठती है और ये यहाँ 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के से ऊपर उठी वायु 30 से 35 अक्षांशों पर नीचे वापिस बैठती है। इसी तरह से ये 60 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से वायु ऊपर उठती है और 30 से 35 दक्षिणी अक्षांशों के बीच वायु नीचे बैठती है। आगे ये जो 60 से 65 डिग्री अक्षांश से वायु ऊपर उठती है, ये 90 डिग्री मतलब ध्रुवों के आसपास ये वायु ऊपरी वायुमंडल में इधर मुड़ती है, फिर ध्रुव के ऊपर न्यून तापमान के कारण नीचे बैठती है। यही स्थिति हमें उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेगी। यहाँ से यह 60 से 65 डिग्री के बीच अक्षांशों से वायु पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ऊपर उठती है, फिर यहाँ 37 कोणों के रूप में चलती है और 90 डिग्री के आसपास या 90 डिग्री पर या ध्रुव पर यह वायु नीचे बैठती है। और अब हम इन वायदा पेटियों को नाम देते हैं। तो ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो तापमान के कारण जो वायदा पेटी बनती है, इसको हम कहते हैं विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी। मतलब यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, सीधी पड़ती है तो तापमान ज़्यादा होता है। तापमान ज़्यादा होने के कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, तो यहाँ निम्न वायुदाब देखने को मिलता है। अगली जो पेटी है वह है उष्णकटिबंधीय के जस्ट ऊपर दोनों गोलार्ध में बनती है। इसको हम उपोष्ण उच्च दाब पेटी कहते हैं। ये दोनों गोलार्ध में बनेगी। दक्षिणी गोलार्ध में भी उपोष्ण उच्च दाब पेटी। इस पेटी की जो स्थिति है वह 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों गोलार्ध में बनती है। अगली जो वायदा पेटी है ये उपोष्ण से ऊपर उप ध्रुवीय निम्न
वायुदाब, यह पेटी भी 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में बनती है। ये उत्तरी गोलार्ध की ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये दक्षिणी गोलार्ध की ध्रुवीय निम्न वायुदाब। और ये मतलब ध्रुव के निकट दोनों गोलार्ध में बनती है, इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, इसको भी हम ध्रुवीय से जैसा कि हम समझ चुके हैं कि जो वायुदाब पेटियों का जो निर्माण होता है उसमें दो कारण मुख्य हैं। एक तो है पृथ्वी की घूर्णन गति, एक है सूर्य का तापमान। तो इनमें से हम देखते हैं कि इनमें से घूर्णन गति से कौन सी पेटियाँ बनती है और तापमान के कारण से कौन सी पेटियाँ बनती है। तो ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो विस्तृत है कि निम्न वायुदाब पेटी है। यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो यहाँ पर तापमान उच्च रहता है, तो वायुदाब यहाँ पर लो रहता है, मतलब यहाँ लो प्रेशर है, मतलब ये निम्न वायुदाब की पेटी है। यहाँ से जो वायु ऊपर उठती है वह ऊपर उठकर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर दोनों गोलार्ध में नीचे बैठती है, तो यहाँ वायु का अवतलन होता है। तो यहाँ पर वायु का अवतलन होता है मतलब, तो वायुदाब यहाँ पर उच्च रहता है, मतलब यहाँ हाई प्रेशर देखने को मिलता है, दोनों गोलार्ध में हाई प्रेशर देखने को। 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच जो वायु ऊपर उठती है वह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। तो यहाँ पर वायु ऊपर उठेगी तो धरातल पर निम्न वायुदाब देखने को मिलता है, मतलब यहाँ लो प्रेशर। यह स्थिति हमें दक्षिणी गोलार्ध की उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में देखने को मिलती है। ध्रुव के ऊपर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तो वहाँ तापमान कम देखने को मिलता है, तापमान कम रहेगा तो वायुदाब उस देखने को मिलेगा, हाई प्रेशर, दक्षिणी गोलार्ध की हाई प्रेशर। अब हम देखते हैं कि इनमें से तापमान के कारण कौन कौन सी पेटियों का निर्माण हो रहा है। इस तरह के क्षेत्र पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ने के कारण तापमान उच्च है, तो ये जो वायुदाब पेटी है इसका निर्माण होता है तापमान के कारण। यहाँ सूर्य की किरणें ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी पर तिरछी पड़ती है तो यहाँ पर तापमान कम देखने को मिलता है, तो वायुदाब उच्च होता है। तो यहाँ पर जो वायुदाब पेटी का जो निर्माण होता है वह तापमान के कारण है। तो दोनों गोलार्ध की जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है वो तापमान के कारण ही बनती है। उसी प्रकार से जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, यहाँ जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में जो वायु ऊपर उठती है उसको कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। घूर्णन गति से वायु ऊपर उठती है और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी पर वायु नीचे बैठती है। तो जो ये पेटी है इसका कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। और अब हम ये देखते हैं कि वायुदाब पेटी में कौन से में अपसरण देखने को मिलेगा और कौन से में अभिसरण देखने को मिलेगा। तो यहाँ इस क्षेत्र में पछुआ हवाएं चलती हैं, तो यहाँ दोनों ओर से हवाएं टकराती हैं, तो इस पेटी में वो हवा का अभिसरण देखने को मिलेगा। यहाँ से दोनों ओर हवाएं चलती हैं तो यहाँ अपसरण देखने को मिलेगा। वही यहाँ पर दोनों ओर से हवाएं टकराती है तो यहाँ अभिसरण देखने को मिलेगा और दो ओर पर अपसरण देखने को मिलेगा।
अब हम देखते हैं कि ग्लोब पर तापजन्य वायदा पेटियाँ कौन कौन सी हैं और गतिजन्य वायदा पेटियाँ कौन कौन सी हैं। तापजन्य पेटियों का निर्माण होगा सूर्य के तापमान के कारण और गतिजन्य पेटियाँ बनती है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। इनमें तापजन्य वायदा पेटियाँ कौन कौन सी है, तो विषुवत के क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो यह तापमान उस देखने को मिलता है, तो इसे हम तापजन्य पेटियों की श्रेणी में शामिल करते हैं। सबसे पहले है विषुवत रेखीय निम्न वायदाब। अगली तापजन्य पेटी है ध्रुवीय क्षेत्र पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तो दोनों गोलार्धों में मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में जो ध्रुवीय उच्च वायदाब पेटियाँ बनती है वो भी तापमान के कारण बनती है। वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होने के कारण तापमान कम होता है, तापमान कम होने के कारण वायदाब उससे देखने को मिलता है। तो दूसरी जो तापजन्य पेटी है उत्तरी ध्रुवीय निम्न वायदाब पेटी। अगली है दोनों गोलार्ध में बनती है ना ये दक्षिणी ध्रुवीय उच्च दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायदाब। अब देखते हैं हम गतिजन्य पेटियाँ। गतिजन्य पेटियों का जो निर्माण होता है वो है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 30 से 35 अक्षांशों के बीच वायु का अवतरण होता है। वायु का अवतरण होने से उच्च वायदाब देखने को मिलता है। तो जो इस वायदाब पेटी का जो निर्माण हो रहा है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हो रहा है। ये दोनों गोलार्धों में बनती है। तो इसमें पहली है उपोष्ण उच्च वायदाब पेटी उत्तरी गोलार्ध की। दूसरी है दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायदाब। अगली मतलब तीसरी पेटी है उपध्रुवीय क्षेत्र में जो वायदाब पेटियाँ बनती है 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच। वहाँ वायु का जो उत्थान होता है वह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। तो इसके कारण जो उपध्रुवीय निम्न वायदाब पेटियाँ दोनों गोलार्ध में बनती है उनका कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। तो अगली है उत्तरी उपध्रुवीय निम्न वायदाब पेटी। चौथी है दक्षिणी ध्रुवीय निम्न वायदाब। तो आज के टॉपिक में हमने वायदाब के बारे में सामान्य जानकारी, उसके बाद में वायदाब मापन के उपकरण और उसके बाद में वायदाब को प्रभावित करने वाले कारक उनमें कौन कौन से हैं। उनमें सबसे पहले हमने तापमान को देखा, उसके बाद में समुद्र तल से ऊंचाई को देखा, उसके बाद में जलवाष्प वायदाब को कैसे प्रभावित करती है उसके बारे में जानकारी ली, उसके बाद में पृथ्वी की घूर्णन गति वायदाब को कैसे प्रभावित करती है उसके बारे में जानकारी दी। उसके बाद हमने पृथ्वी पर बनने वाली वायदाब पेटियों का अध्ययन किया और हमने वायदाब पेटियाँ बनाई और उनमें कौन कौन सी कोशिकाएं बनती है उनके बारे में जानकारी ली। फिर हमने इन वायदाब पेटियों को ग्लोब पर बनाने का प्रयास किया और उनमें ये भी जानने की कोशिश की कि कौन कौन सी वायदाब पेटियों में वायु का अपसरण होता है और कौन सी वायदाब पेटी में वायु का अभिसरण होता है, कौन सी वायदाब पेटी में निम्न वायदाब देखने को मिलता है, कौन सी वायदाब पेटी में उच्च वायदाब देखने को मिलता है। इसके बाद में हमने इन वायदाब पेटियों के बारे में कौन सी वायदाब पेटी तापमान के कारण बनती है जिसको हम तापजन्य वायदाब पेटी कहते हैं, और कौन सी वायदाब पेटी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बनती है जिसको हम गतिजन्य पेटी कहते हैं। इन 7 वायदाब पेटियों में टोटल 3 वायदाब पेटियों का निर्माण तापमान के कारण होता है, जिनमें एक है विषुवत रेखीय निम्न वायदाब पेटी
यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो यहाँ पर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। और दूसरी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी उत्तरी गोलार्ध की और ध्रुवीय निम्न उच्च वायुदाब पेटी दक्षिणी गोलार्ध की। इन दोनों गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तो इस कारण से यहाँ वहाँ पर उच्च वायुदाब देखने को मिलता है। मतलब उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी में भी उच्च वायुदाब देखने को मिलता है और दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी में उच्च वायुदाब देखने को मिलता है। अगली पेटियाँ देखिए हमने, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कौन कौन सी वायुदाब पेटियाँ बनती है। तो जो विश्ववेगीय निम्न वायुदाब पेटी से जो वायु ऊपर उठती है वह उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण नीचे बैठती है, अर्थात वायु का यहाँ पर अवतरण होता है। तो इस वायुदाब पेटी का जो निर्माण होता है उस उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है और यहाँ वायु का अवतरण होता है, तो यहाँ पर उच्च वायुदाब देखने को मिलता है। इसी प्रकार की वायुदाब पेटी हमें दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलती है। यहाँ पर विश्ववेगीय निम्न वायुदाब पेटी से जो वायु ऊपर उठती है या वायु का उत्थान होता है वह 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दक्षिणी गोलार्ध में वायु नीचे बैठती है, इसे हम दक्षिणी गोलार्ध की उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। फिर हमने देखा पृथ्वी की घूर्णन गति से बनने वाली पेटी में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी दोनों गोलार्ध में बनती है और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में दोनों गोलार्ध में वायु पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ऊपर उठती है और यहाँ से ऊपर उठी वायु उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी पर नीचे बैठती है। मतलब उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में वायु का उत्थान होता है और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी में वायु का अवतरण होता है। तो दोनों गोलार्ध में जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी बनती है उसका जो मुख्य कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बनती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहाँ वायु का उत्थान होता है और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी में वायु का अवतरण होता है। तो हमने पेटियों के बारे में सामान्य जानकारी लेने की कोशिश की। अब हम अगले टॉपिक में इन वायुदाब पेटियों के बीच में चलने वाली स्थायी पवनों के बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।